नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विज्ञप्ति पीसीएस में। जैसा कि हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे, उसमें मैकेनिक्स हमने शुरू किया था, यांत्रिकी। उसमें हम लोग देख रहे थे कि गुरुत्वाकर्षण के कारण उसके गहराई में जाने पे, पृथ्वी की गहराई में जाने पे या पृथ्वी सतह से ऊपर जाने पे गुरुत्वाकर्षण कैसे चेंज होता है। आज हम देखेंगे उसी के कुछ एप्लीकेशंस। जैसे कि लिफ्ट में, जैसे जब हम कभी लिफ्ट में जाते हैं तो क्या होता है उसको हम देखना है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। जब लिफ्ट जैसे कि ऊपर की तरफ जाती है, तो आप कभी भी लिफ्ट में अगर थोड़ी स्पीड ज़्यादा हो लिफ्ट की, तो आप महसूस करेंगे कि आपको वेट ज़्यादा लग रहा है। तो जब भार का अनुभव होता है, कब होता है भार का अनुभव? जब हम लिफ्ट में ऊपर की तरफ जाते हैं। ये लिफ्ट है, इसमें आप ये यहाँ पे खड़े हैं इस प्लेस पे, और अगर लिफ्ट तेजी से ऊपर जा रही है तो आपको वजन महसूस होगा, जैसे आपको ये ऊपर की तरफ खींच रही हो, तो वेट महसूस होगा जी के कारण नीचे की तरफ। ये किसका ये एप्लीकेशन है। जब लिफ्ट नीचे आ रही हो तो भार कम प्रतीत होता है, हल्का महसूस होता है, जैसे एकदम से नीचे की तरफ जाती है खाली। और जब लिफ्ट की डोरी टूट जाए या उसकी जो रस्सी रहती है वो टूट जाती है, फ्री फॉलिंग की कंडीशन में आ जाती है, तो क्या होता है, हमें जीरो वेट अनुभव होता है। बिल्कुल जैसे जब, या फिर इसमें क्या, इस कंडीशन में क्या होता है, हमारा सिर वो लिफ्ट की छत से जाके टकरा जाता है जब लिफ्ट एकदम से नीचे आ जाए, क्योंकि जी का मान बहुत अधिक, जी से अधिक त्वरण की गति करती है। मतलब जी की वैल्यू जो है, जैसे जी की वैल्यू हमें पता है ना 9.8, उससे ज्यादा स्पीड से अगर हमारी लिफ्ट की रस्सी टूटने पे उससे ज्यादा स्पीड से जाएगी वो नीचे, और जब ज्यादा स्पीड से जाएगी तो हमारा सिर जाके टकरा जाता है। तो ये कुछ जी के एप्लीकेशंस हैं, कैसे हमें पता करना है। अब इसके बाद देखते हैं पलायन वेग। पलायन वेग वो वेग होता है, वो न्यूनतम वेग जिससे हम कोई भी वस्तु लें और फेंकें। जैसे हम बॉल लेते हैं और फेंक दें उसे ऊपर की तरफ, वो इतनी स्पीड से फेंकना है हमें कि वो कभी वापस ना आ पाए। मतलब जो हमारा गुरुत्वाकर्षण का एक रेंज है उसको पार कर जाए। अगर वो गुरुत्वाकर्षण की रेंज पार कर गई, ये लिखा है ना देखो, गुरुत्व क्षेत्र को पार कर जाए वो न्यूनतम वेग, जिससे वापस ना आ पाए। एक बार हमने फेंक दिया आसमान में तो वापस ही ना आए, ऊपर ही चली जाए, तो वो हो जाता है हमारा पलायन वेग, की मतलब पलायन कर गए वो यहाँ से। अब उसका मान क्या होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। अगर हमने कोई बॉल ली और ऊपर की तरफ 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से फेंक दी, तो वो कभी वापस नहीं आएगी धरती पे। ठीक है ना? तो ये होता है पलायन वेग। क्वेश्चन क्या आता है इससे? आपसे पूछ लेगा पलायन वेग का मान क्या होता है, पलायन वेग किसे कहते हैं। इसको एक ये ऑब्जेक्टिव बना के पूछ लेता है इससे। अब आवर्त गति का क्या होता है? आवर्त मतलब होता है गति, मतलब, और आवर्त गति का मतलब क्या है? बार बार दोहराना। जो भी एक हमारे पास एक फिक्स टाइम पीरियड है, अगर उसमें कोई स्पीड है बार बार रिपीट कर रही है, जैसे हम 10 की स्पीड से चल रहे हैं, एक हमने टाइम फिक्स कर दिया और बार बार वही स्पीड वापस आ रही है, वही आ रही है, तो वो हो जाती है हमारी आवर्त गति। आवर्त गति का क्या होता है, एग्जाम्पल हम लें तो क्या होता है, ये पेंडुलम है, इसे देखो, ये पेंडुलम जो लटका है, इस एक बनता है कैसे? अगर हम कोई एक सरफेस ले लें, उससे एक डोरी लटका के एक लोहे का टुकड़ा लटका दें, लोहे के टुकड़े को इंग्लिश में बॉब बोलते हैं, तो इसे अगर हम इस पोजीशन में ला के छोड़ दें, तो एक ही स्पीड से ये इस तरह से दोलन करने लगेगा। एक समय अंतराल में, बार बार अपनी ही स्पीड रिपीट करेगा, तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाता है दोलन गति का। मध्य स्थिति, ये मध्य स्थिति है, इधर से एक बार ऐसे में घूमेगा, इधर जाएगा तो ऐसे घूमेगा। ठीक है ना? तो मध्य स्थिति से इधर उधर घूम रहा है कोई भी चीज, तो वो दोलन गति कर रहा है। दोलन गति कैसे? मतलब ये मध्य स्थिति है इसकी, और ये इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है, तो ये इसकी दोलन गति हो गई। ठीक है ना? तो दोलन गति का आवर्तकाल, आवर्तकाल क्या है? दोलन गति जो हो रही है गति, उसमें जो समय लग रहा है उसे कैसे निकालते हैं? टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। एल क्या है? ये डोरी की लंबाई, ये जो डोरी बंधी हुई है। जी क्या है? त्वरण, ये लंबाई है। ठीक है। पीछे एक नियम रह गया था, उसे मैं लिखना भूल गया था।
तो वो था ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है? ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना उत्पन्न किया जा सकता है। एनर्जी नाइदर बी डिस्ट्रॉयड नॉर बी क्रिएटेड। ठीक है, केवल इसे क्या कर सकते हैं, वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। अब ये चेंज कैसे होती है? देखो ऐसे होती है। जनरेटर नाम सुना है आपने? जनरेटर, जनरेटर लग जाता है जो घरों में शादियों में इमरजेंसी लाइट के रूप में यूज करते हैं। उसमें क्या होता है, डीजल जनरेटर के केस में हम ले लेते हैं। डीजल जनरेटर में क्या होता है, डीजल डालते हैं, वो फ्यूल का काम करता है, फ्यूल जलता है, फ्यूल बर्न होगा तो वो मैकेनिकल एनर्जी मिलेगी उससे हमें। डीजल से फ्यूल जला, फ्यूल जलने के बाद हमें मैकेनिकल एनर्जी मिल गई। मैकेनिकल एनर्जी से कन्वर्ट होता है वो, उसका जब व्हील घूमता है तो मैकेनिकल एनर्जी से वो कन्वर्ट होके हमें इलेक्ट्रिसिटी देता है। इलेक्ट्रिसिटी देता है तो मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी में बदल गया। इलेक्ट्रिसिटी को फिर हम फर्दर यूज कर लेते हैं लाइट में। तो देखो, एक इधर डीजल था, डीजल से जलाया हमने, मैकेनिकल एनर्जी मिल गई। इधर बर्न किया था तो हीट एनर्जी भी मिली थी। देखो, एनर्जी के चेंज होते चले जा रहे हैं ना, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। तो इसी प्रकार एनर्जी चेंज होती रहती है, एनर्जी कभी खत्म नहीं होती है। ठीक है, एनर्जी का एक और मात्रक होता है, वैसे तो जूल होता है, लेकिन जो एक और मात्रक होता है जो व्यावसायिक मात्रक कहते हैं, किलोवाट आवर। इसे KWH भी लिखते हैं, या इसे यूनिट भी बोलते हैं, जिसमें हमारा घर का बिजली का बिल आता है कि इतने यूनिट बिजली जल गई, 10 यूनिट, 50 यूनिट। उस यूनिट का बेसिकली मतलब होता है किलोवाट आवर, कि आपने प्रति घंटे कितने किलोवाट एनर्जी यूज की है। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम द्रव्य। द्रव्य मतलब क्या हो जाएगा? द्रव्य मैटर कहते हैं वह जो स्थान घेरे। सीधी बात, जो चीज स्थान घेर रही है वो द्रव्य है। अब द्रव्य के तीन प्रकार हैं। द्रव तीन प्रकार का होता है, ठोस, द्रव और गैस। इनमें अंतर रखना है, द्रव्य और द्रव में। द्रव ये लिक्विड है इधर, और ये सॉलिड, और ये गैस, तो आप जानते ही हैं। ठोस की कुछ क्वालिटीज होती हैं वो जानते हैं, सिंपल, ज्यादा हमें डीप में नहीं जाना है। सिंपल, ठोस क्या होता है? जिसका आकार और आयतन निश्चित हो, वो ठोस होता है। जिसमें सिर्फ आयतन निश्चित हो, आकार कोई निश्चित नहीं। जल ले लेते हैं हम इसका एग्जांपल। जल जिस पात्र में डालते हैं उसका आकार ले लेता है। ग्लास में लेंगे तो ग्लास का शेप ले लेगा, या हम बकेट में लेंगे तो बकेट का शेप ले लेता है। तो इसका आयतन निश्चित होता है, 1 लीटर आया तो 1 ही लीटर रहेगा इसका आयतन। शेप चेंज होता रहता है, मतलब आकार बदलता है, आकार बदलता है इसका। ठीक है, तो ये द्रव होगा। गैस, गैस में आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। ठीक है, कैसे? आकार तो आपको पता ही है कि निश्चित नहीं है इसका, आयतन कैसे निश्चित नहीं होगा? आयतन का क्या होता है इसमें, जितना हम कंप्रेस करते चले जाते हैं उतना इसका आयतन बढ़ता जाता है और मतलब चेंज होता जाता है। कंप्रेस करते जाएंगे आयतन, और मतलब 1 लीटर में जैसे हमने ले लेते हैं, जैसे ये हमारे पास बॉक्स है कोई, सिंपल, हमने इसके अंदर गैस स्टोर की तो इसमें 1 लीटर गैस आ गई। अगर हमने इसे कंप्रेस किया, इसको और दबाया, तो इसमें 2 लीटर गैस भी आ जाएगी। इसलिए इसका आयतन निश्चित नहीं होता है, ये हमें जानना जरूरी है। ठोस, द्रव, गैस आपको समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं इनके गुण क्या क्या होते हैं। ठोस के बारे में पढ़ना है, ठोस पढ़ रहे हैं हम इसके। ठोस के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उन सबको पढ़ना है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है प्रत्यास्थता, या इलास्टिसिटी कहते हैं। इलास्टिसिटी, कोई भी मटेरियल है हमारे पास, उसका वो गुण है, जैसे हमारे पास कोई चीज ले लेते हैं, स्टील का एक हम तार ले लेते हैं, स्टील का तार, ये स्टील का वायर है। इसे फोर्स लगाया हमने इस तरफ और इस तरफ, इसे खींचने पे, या रबर हो तो हमारे पास एक, इस तरफ खींचने पे या दबाने पे ये वापस अपनी उस स्थिति में आ जाए। जैसे इस कंडीशन में था, खींचा हमने, थोड़ा फैल जाएगा, और छोड़ दें अगर इसमें हम इसमें से फोर्स हटा दें, जो बल हमने लगाया वो वापस अपनी कंडीशन में रिटर्न आ जाएगा। तो ये गुण जो होता है वही प्रत्यास्थता होता है, ये गुण को प्रत्यास्थता कहते हैं।
ठीक है ना। तो सिंपल हमें क्या याद रखना, प्रॉपर्टी है ये एक, जिसे बल लगाने पे वह अपनी प्रारंभिक स्थिति में वापस आ जाता है, और अगर प्रारंभिक स्थिति में वापस ना आए तो उसे हम प्लास्टिकता कहते हैं या प्लास्टिक बोलते हैं। तो क्या होता है, प्लास्टिक का कोई भी मटेरियल होता है, अगर एक बार हम उसे शेप दे दें कोई, और वापस अगर देखो कोई भी हम प्लास्टिक का मटेरियल ले लें, अगर उसे हम एक बार तोड़ दें या उस पर बल लगा दें, तो अगर उसके शेप में कोई चेंज हो गया तो वापस अपना शेप ग्रहण नहीं कर पाएगा। ये आप ट्राई कर सकते हैं। तो कोई भी प्लास्टिक की चीज उठा के देख सकते हैं। तो ये प्रत्यास्था का उल्टा होता है प्लास्टिकता। ठीक है ना, ये समझ गए होंगे अब आप। प्रत्यास्थता की सीमा, तो अब कुछ लिमिटेशंस होंगी प्रत्यास्था की, इलास्टिसिटी की जो है, कुछ लिमिटेशंस होती हैं। तो उसके अंदर पहले पढ़ते हैं विरूपक बल, जो बल जो हम लगा रहे थे ना, जिसके कारण उसमें प्रत्यास्था का गुण बना रहेगा। तो विरूपक बल की वह सीमा जिसके अंदर प्रत्यास्था का गुण बना रहे, वो हमें पढ़ना है कि वो कैसे बना रहेगा। अब विरूपक बल के प्रतिक्रिया स्वरूप एक बल उत्पन्न होता है। जैसे क्या होता है कि ये हमने इसे इस तरफ खींचना शुरू किया, लेकिन इसके अंदर मटेरियल की कुछ प्रॉपर्टी होंगी, ये अंदर से अपनी खुद को रोकने की कोशिश करेगा। हम इसे धक्का देने की कोशिश करें दोनों तरफ को, ये लेकिन अपने को खींचने की कोशिश करेगा। मतलब क्रिया प्रतिक्रिया का नियम आपने पढ़ा होगा, उसी नियम का ये पालन करता है कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या था, किसी भी वस्तु पे हम बल लगाएंगे तो वो अपोजिट डायरेक्शन में सेम मात्रा में बल लगाएगा। ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम था, वही ये है यहाँ पे। विरूपक बल के प्रतिक्रिया स्वरूप जो बल उत्पन्न होगा उसे प्रत्यानयन बल कहते हैं। मतलब इस विरूपक बल का ये अपोजिट होता है। विरूपक बल लगाने से क्या हुआ, जो कोई भी वस्तु है इसके फॉर्म में चेंज कर दिया हमने, शेप में चेंज किया है खींच के, अब लेकिन वो चेंज का अपोज कर रहा है, वो प्रत्यानयन बल होता है। ठीक है। अब पढ़ते हैं प्रतिबल। एकांक क्षेत्र पर लगने वाला बल प्रतिबल होता है। जैसे क्या एकांक क्षेत्रफल कैसे, अगर हम कोई ये एक एरिया ले लें 1 मीटर बाई 1 मीटर का एक एरिया ले लिया है, इस पे जो फोर्स लग रहा होगा, इस एरिया पे जो फोर्स लग रहा होगा वो प्रतिबल होगा। यानी कि जो एकांक क्षेत्रफल हमारा क्या होना चाहिए, यूनिटी। प्रतिबल को क्या फॉर्मूला क्या होता है, एफ अपॉन ए। बल एकांक क्षेत्रफल पे लग रहा है, एफ है वो ए पर लग रहा है, मात्रा क्या हो जाएगा, एफ का न्यूटन, ए का मीटर स्क्वायर, या इसको पास्कल कहते हैं, या दाब का, या दाब का भी मात्रक है, दाब भी बोल सकते हैं इसे। तो आप समझ गए होंगे प्रतिबल क्या है, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल। सिंपल रखना है, हमें ज्यादा डेफिनेशंस इतनी डीप में नहीं समझनी है, कि बिल्कुल एक एक बिल्कुल सिंपल तरीके से याद करना है हर एक चीज को। विकृति क्या होगी, अब जब प्रतिबल पढ़ लिया, विकृति पढ़ते हैं। वस्तु के एकांक आकार में होने वाले तुलनात्मक परिवर्तन को, अब तुलना किससे करेंगे, मान लीजिए हमारे पास अभी 1 मीटर की लंबाई का एक वायर है, ये 1 मीटर अभी लंबाई है, इस पे हमने बल लगाया खींच के, अब हमने इसको 1.1 मीटर कर दिया। तो देखो चेंज हो गया ना, कितना चेंज हुआ है, 0.1 मीटर का चेंज हुआ है। पहले क्या था, 1 मीटर था। तो ये चेंज जो हुआ है किसके सापेक्ष में हुआ है, जो पहले हमारे पास लंबाई थी। तो क्या हुई इसकी डेफिनेशन, तुलनात्मक परिवर्तन हो रहा है ना एकांक आकार में, लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, जो हमारे पास पहले से लंबाई थी उसमें जो चेंजेस हुआ है वही विकृति होती है। विकृति मतलब चेंज, कितना चेंज आ रहा है उसके अंदर। अब पढ़ते हैं हम हुक का नियम। हुक का नियम क्या था, प्रतिबल गुणे विकृति। कोई भी हमारे पास वस्तु है, उसमें अगर हम बल लगा रहे हैं तो उसमें कितने चेंजेस आ रहे हैं, कितना वो डिफॉर्म हो रहा है, उसके लिए एक हुक ने एक नियम दिया था, वही हमें याद रखना है कि किस तरह से ये होता है हुक का नियम। ठीक है ना। तो हुक का नियम क्या है, प्रतिबल गुणे विकृति। प्रतिबल इक्वल्स टू ये, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, देखो मात्रक हम बनाना सीखते हैं। प्रतिबल का मात्रक अभी अभी बनाया है हमने, देखो ये ऊपर पढ़ा है अभी हमें हमने, प्रतिबल का मात्रक न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर
यही इसका मात्रक हो जाएगा, क्योंकि विकृति का कोई मात्रक नहीं होगा, क्योंकि डेल एल अपॉन एल इसका फॉर्मूला होता है। ये भी लंबाई है, ये भी लंबाई है, दोनों मीटर में आ जाएंगी और कट जाएगा, तो इनका कोई मात्रक नहीं होगा। तो प्रतिबल का मात्रक जो था वही हमारा ये मात्रक रहेगा, प्रतिबल का मात्रक ही था, उसका नियम के अनुसार प्रतिबल गुणे विकृति होता है, इसका मात्रक भी सेम आएगा। ये हम बताना चाह रहे हैं इधर। अब पढ़ते हैं हम यंग प्रत्यास्थता गुणांक। इसमें क्या होता है, पदार्थ की कठोरता हमें जाननी है, तो वो बताता है कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक पदार्थ की कठोरता बताता है कि कितना कठोर पदार्थ है, इसमें कितना इलास्टिसिटी का गुण है, कितना प्लास्टिक का गुण है, ये किसी भी मटेरियल की क्या प्रॉपर्टी है, ये सब हमें बताता है यंग प्रत्यास्थता गुणांक। ठीक है, इसके हमें फॉर्मूला याद रखना है यंग प्रत्यास्थता गुणांक की। एक सेकंड में आपको इसका फॉर्मूला लिखा देता हूँ, क्या है, देखो ये लिखा है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति सॉरी। प्रतिबल जो अभी हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा था, एफ अपॉन ए। विकृति क्या पढ़ी थी, डेल एल अपॉन एल। तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है ना। इसका मात्रक क्या आएगा, देखो ये इसका मात्रक क्या पढ़ा था, न्यूटन न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और डेल एल अपॉन एल है, डेल एल अपॉन एल इसका कोई मात्रक नहीं होगा, तो इसका मात्रक भी यंग प्रत्यास्थता गुणांक का क्या आ जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मात्रक ये हो गया। जो यंग प्रत्यास्थता गुणांक है पदार्थ की कठोरता को दर्शाता है कि कितना कठोर पदार्थ है, अर्थात इसको हम कह सकते हैं कि कोई भी पदार्थ कितनी आसानी से खींचा जा सकता है, मोड़ा जा सकता है, ये सब हमें यंग प्रत्यास्थता गुणांक से पता चल जाता है। ठीक है ना। अब पढ़ते हैं हम अंतर आणविक बल। अंतर का मतलब समझ रहे हो ना, आणविक बल, अंतर को ऐसे ले लो अंदर, ठीक है। अब अंतर आणविक बल होते हैं दो टाइप के, ससंजक और असंजक। ससंजक बल वे हो गए, जैसे हमारे पास कोई मटेरियल है, ये मटेरियल है, या हम इसको जल ले लेते हैं, जल जल के छोटे छोटे अणु होंगे। अब ये दो अणु हैं दोनों, इन दोनों के आपस में एक बल कार्य कर रहा होगा, एक दूसरे को आपस में जोड़े रखा है जिस बल ने, तो वो हो जाएगा हमारा ससंजक बल, जिससे सेम मटेरियल के दो अणु आपस में जुड़ते हैं। तो दो अणुओं के, सेम मटेरियल के दो अणु के बीच लगने वाला बल होता है ससंजक बल। ठीक है ना, एक ही पदार्थ के कहेंगे। जल की दो बूंदों इसका एक एग्जाम्पल हो गया है। अब जल की दो बूंदें ऐसे, अगर एक छोटी बूंद ये है, एक छोटी बूंद ये है, इसके इससे टच करेगी तो ये पूरी एक बड़ी बूंद का रूप ले लेगी, एक इसका उदाहरण होता है। असंजक बल, इसमें देखो ये आ गया अलग अलग पदार्थ। अब दो अलग अलग मटेरियल होने चाहिए इसमें, के अणु पर लगने वाला बल, जैसे हम ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखते हैं ना, तो ब्लैक बोर्ड अलग मटेरियल है, चौक एक अलग मटेरियल है, तो इससे इस पे लिखते हैं और वो रुक जाता है उसी पे। तो चौक ने ब्लैक बोर्ड ने चौक को अपने ऊपर रोक रखा है, तो एक जो बल लगा है चौक और ब्लैक बोर्ड के बीच, वो असंजक असंजक बल हो जाएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं इन्हीं के, ससंजक बल और असंजक बल के। तो पृष्ठ का भीगना एक पूछा जाता है आपसे एग्जाम में कि पृष्ठ कैसे भीगता है, इसके कुछ एग्जाम्पल बताने, किस तरह से ये काम करता है। देखो कैसे हमें पता करना है पृष्ठ का भीगना, कोई भी पृष्ठ कैसे लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये गिलास है हमारे पास, इसके अंदर पानी भरा हुआ है। देखो जल और जल के बीच के जो अणु होंगे, इधर ये जो अणु है, इधर ससंजक बल लग रहा होगा, और जल और ग्लास जो है, ग्लास और जल, इन दोनों के बीच भी एक बल लग रहा है, वो असंजक बल लग रहा है। तो क्या होगा, जब द्रव और ठोस, ये द्रव है ये ठोस है, तो जब द्रव और ठोस के बीच असंजक बल के अणुओं के बीच का ससंजक बल से अधिक हो जाए, मतलब कि जो जल के अणु हैं जो हमारे, उनके बीच ससंजक बल है जो, उसका मान द्रव व ठोस के असंजक बल से कम हो जाएगा, तो बस पृष्ठ भीग जाएगा हमारा। सिंपल याद रखना है, द्रव व ठोस के बीच जो असंजक बल है, द्रव के अणुओं के बीच का जो ससंजक बल है उससे अधिक होने पर ही हमारा पृष्ठ भीगता है। मतलब कि कैसे समझ जाएंगे, ग्लास और जल
के बीच जो बल लग रहा है, गिलास जल के बीच बल ज्यादा होना चाहिए किससे, जल के अणु के बीच बल से, बीच लगे बल से। ठीक है ना, तो ये इसका पृष्ठ कैसे भीगता है ये हमें पता चल जाएगा। उदाहरण के लिए जल के अणु को कांच को भिगा देते हैं जल के अणु, ये इसका एग्जाम्पल होता है। यदि ससंजक बल से कम हो जाए तो गीला नहीं होगा, सिंपल सी बात है। बस अगर ससंजक बल से ज्यादा हो रहा है तो गीला होगा, नहीं है तो नहीं होगा। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, पारा कांच में नहीं चिपकता या पारा कांच को नहीं भिगाता, तो इसमें क्या कंडीशन लग जाएगी, इस कंडीशन में क्या होगा, जो पारा है एक मटेरियल, कांच है दूसरा मटेरियल। थर्मोमीटर में चिपकता है, कभी आपने देखा कि पारा चिपक गया है, ठीक है, तो ये पारा है मान लीजिए, ये थर्मोमीटर का प्लास्टिक है, तो जो थर्मोमीटर और प्लास्टिक के बीच जो बल लग रहा है, जो कि है एक असंजक बल, उसका मान पारा के अणुओं के बीच लगे बल से कम है, इसलिए पारा नहीं चिपकता है किस पर, हमारे थर्मोमीटर के प्लास्टिक में। ठीक है ना, अब पढ़ते हैं हम। तेल के ऊपर जल डालने पर, जल भरा हुआ है, उसमें तेल की बूंद डालने पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तेल तथा जल के बीच असंजक बल जल जल के बीच ससंजक बल से क्या होगा, कम होता है। और तेल तेल के अणु के बीच ससंजक बल से लेकिन अधिक होता है। क्या है, तेल और जल के बीच जो एक बल लगेगा ना, तेल अलग मटेरियल होगा, जल अलग मटेरियल होगा, इनके बीच दो अलग अलग पदार्थ आ गए ना, तो असंजक बल कार्य करेगा। उस असंजक बल का मान जल जल के बीच के जो अणु का ससंजक बल है उससे कम होगा, लेकिन जो तेल तेल के बीच जो ससंजक बल लग रहा है, क्योंकि तेल सेम मटेरियल है, उससे अधिक होगा। ये हमें एक कंडीशन जाननी है। तो अब उस पर देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ता है, उसका एग्जाम्पल देखते हैं। तेल में जल की बूंद डालने पर वह सिकुड़ जाती है, इसका एक एग्जाम्पल है। तेल भरा हुआ है कंटेनर, उसमें हम थोड़ा सा एक बूंद जल डालेंगे तो वो बूंद सिकुड़ जाएगी। अब लेकिन जल से भरी हुई बाल्टी अगर हमारे पास है, उसमें अगर हम एक बूंद तेल डालेंगे तो तेल पूरे में फैल जाता है, टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ जाता है या छोटी छोटी बूंदों में बढ़ जाता है। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल है। आपसे क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जाएगा कि जल में तेल की एक बूंद डालने पर क्या होगा, तो आप तुरंत बता देंगे छोटी छोटी में बूंदों में बढ़ जाता है। अब बोल दे कि तेल में जल की बूंद डालने पर क्या होगा, तेल से भरे बर्तन में जल की सिर्फ एक बूंद डालने में तो वो सिकुड़ जाएगी। ये एक याद रखना है हमें। और होता कैसे है ये, इसका ये इस वजह से होता है, ठीक है, कि ससंजक बल का मान कम होता है ज्यादा होता है, इस कंडीशन को याद रखना। अब पढ़ते हैं पृष्ठ तनाव। अभी हमने पढ़ा था क्या, प्रतिबल। प्रतिबल क्या था, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल। अब हमारे पास एकांक लंबाई का ये तार है, ठीक है, अब लंबाई पे लगने वाला बल क्या हो जाएगा, पृष्ठ की इकाई लंबाई पे। अब इकाई क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम इसका यूनिट लेना है, इसलिए हमें इकाई लेके इकाई लंबाई पे लगने वाले बल को क्या कहेंगे हम, पृष्ठ तनाव। कि एकांक लंबाई पे लगा जितना जो बल होगा वो पृष्ठ तनाव कहलाएगा। अब जो पृष्ठ तनाव होता है वो ससंजक बल के कारण होता है, क्योंकि समान अणुओं के बीच जो बल लगता है उसके रीजन से ये पृष्ठ तनाव आता है। टी से इसे हम शो करते हैं, एफ अपॉन एल इसका फॉर्मूला हो जाएगा। एफ जहाँ पे बल है, एल जहाँ पे लंबाई है, एफ बल का मात्रक न्यूटन, इसका लंबाई का मात्रक मीटर, या इसका एक और मात्रक होता है जूल प्रति मीटर स्क्वायर। अब हमें पृष्ठ तनाव की डेफिनेशन पे ज्यादा ध्यान ना देके इसके उपयोग और उदाहरणों पे ज्यादा ध्यान देना है। कैसे, साबुन वाले जल से जब हम कपड़े धुलते हैं आसानी से धुल जाते हैं, क्योंकि उससे उसका क्या होता है, जल का पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। जब पृष्ठ तनाव बढ़ जाएगा तो जहां मैल गंदगी है वो आसानी से उसके अंदर चला जाएगा और उसे मैल को बाहर निकाल देगा। अब पृष्ठ तनाव पे इफेक्ट किस किस चीज से पड़ता है वो पढ़ेंगे हम। गर्म करेंगे अगर हम किसी भी वस्तु को तो उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, ठीक है ना। छिड़काव करने पे देखो इसका एग्जांपल कैसे, जैसे हम क्या रहता है स्प्रे करते हैं, जो नाई वगैरह स्प्रे करते हैं जब बाल कटवाने जाते हैं, तो जब वो स्प्रे की उसकी स्प्रे बॉटल से जब पानी बाहर निकलता है तो वो पानी हमारे चेहरे पे ठंडा ठंडा जाके लगता है, तो इस वजह से छिड़काव या फुहार से हमें ठंडक महसूस होती है। गर्म सूप स्वादिष्ट लगता है ठंडे सूप की जगह,
गर्म सूप का क्या है, गर्म करने पे पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, अभी हमने पढ़ा है, कम हो जाता है। और जब पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा तो वो सूप हमारी जीभ पे अच्छे से फैलेगा। जब पूरी जीभ पे फैलेगा तो उसका टेस्ट हमें बहुत अच्छा आएगा। ठीक है, वर्षा की बूंद पृष्ठ तनाव के कारण ही गोल होती है। ये एग्जाम्पल हमें याद रखने हैं, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है। छिड़काव या फुहार से जो छिड़काव करते हैं या फुहार जो मारते हैं उसमें ठंडक क्यों महसूस होती है, पृष्ठ तनाव के कारण। वर्षा की बूंद गोल क्यों होती है, पृष्ठ तनाव के कारण। साबुन के जल से हम कपड़े आसानी से क्यों धुल जाते हैं, पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है ना, गर्म करने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है बस। लेकिन अब एक हम गुण और पढ़ते हैं इसी के अंतर्गत, ठोस के अंतर्गत, केशिका। केस नली सबसे पहले जान लेते हैं। बाल बाल को केस कहते हैं। बाल जैसे पतले पतले जो नलियां होंगी जिससे पानी को हमें उतारना या चढ़ाना है। पानी की एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, द्रव को ऊपर चढ़ाना उतारना है। ये एक केस नली है। ठीक है, अब इसमें हमें पानी या द्रव को चढ़ाना और उतारना है इस केस नली के अंदर। तो जो गुण होगा इस केस नली का, उसी को हम केशिकत्व कहते हैं। केशिकत्व का कारण क्या होता है, पृष्ठ तनाव के कारण केशिकत्व का गुण आता है किसी भी मटेरियल में। केशिकत्व जो नली होती है, केस नली, उसका छेद बहुत बारीक होता है, बाल के समान रहता है, उसमें उतना मास बारीक छेद होता है। अब हम देखते हैं कि इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं। अब अभी हमने ऊपर पढ़ा कि द्रव कांच को कैसे भिगोता है, जल भिगो देता है। द्रव कांच को भिगो रहा है ना, मतलब जल कांच को भिगो रहा है, तो जल केश नली में ऊपर की तरफ चढ़ेगा। ठीक है ना, तो जल केश नली में ऊपर की तरफ चढ़ेगा। अब जो द्रव कांच को नहीं भिगोते, अभी हमने पढ़ा था कि पारा जो है, थर्मोमीटर में पारा लगा रहता है, वो उसमें चिपकता नहीं है, तो केस नली में वो ऊपर नहीं चढ़ेगा, वो नीचे की तरफ जाएगा। मतलब इससे हमें क्या समझ आया कि जिसका पृष्ठ तनाव जितना अधिक होगा वो ऊपर जाएगा, जिसका पृष्ठ तनाव जितना कम होगा वो नीचे जाएगा। तो पृष्ठ तनाव ही इसका रीजन है। पृष्ठ तनाव के ये हम एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, उसके अंतर्गत आता है कि केस नली कैसे काम करती है, पृष्ठ तनाव के प्रिंसिपल पे काम करती है। अब उसके एग्जाम्पल क्या क्या हो गए, सिंपल हमें याद रखना, जो द्रव कांच को भिगो दे वो ऊपर चढ़ेगा, जो द्रव कांच को नहीं भिगोगा वो नीचे जाएगा। अब केशिकत्व के रियल लाइफ में एग्जाम्पल कैसे याद रखने हैं, कि जो पौधे होते हैं हमारे, जड़ों से जल लेते हैं ना जमीन से, तो उसमें बहुत छोटे छोटे बारीक छेद होते हैं, उसके कारण ही पूरे पौधों को ऊपर तक जल मिल जाता है। अब हम लालटेन जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, तेल से बना दिया बनाते हैं, तो बहुत बारीक बारीक छेद होते हैं जो ऐसे, मतलब कि ऑयल सप्लाई करते हैं, बहुत बारीक बारीक पाइप के माध्यम से ऊपर की तरफ ऑयल जाता है जहां हम आग लगा रखी है। तो वहां पे जैसे ये लालटेन है, इसमें ये लालटेन के अंदर हमने ये लगा रखा है, इसे जलाना है, ये तेल के अंदर ये डूबा हुआ है। ठीक है, ये तेल है, तो इसमें बहुत बारीक बारीक छेद होंगे जिसके माध्यम से तेल ऊपर की तरफ चढ़ रहा होगा, चढ़ेगा तो यहाँ पे बर्न हो जाता है। तो ये इसका एक एग्जाम्पल है। तो ये अगर पूछ ले कि लालटेन में मिट्टी का तेल हम डाल के जलाते हैं तो वो किस कारण से जलती है, वो पृष्ठ तनाव के कारण जलती है, लेकिन उसका गुण क्या है, वो केशिकत्व के गुण के कारण उसका एग्जाम्पल मिल जाता है हमें कि केशिकत्व ही उसका एक गुण है जिसके कारण वो ऊपर चढ़ती है। लेकिन केशिकत्व भी किस कारण आता है, पृष्ठ तनाव के कारण आता है। अब पढ़ते हैं उत्प्लवन बल। अब देखो क्या होता है, जैसे ये जल भरा हुआ है हमारा, ठीक है ना, ये तालाब है, इसमें जल भरा हुआ है, इसमें कोई हमने लकड़ी का एक टुकड़ा डुबा रखा है। अब इस टुकड़े को हम नीचे की तरफ अगर दबाएंगे तो क्या होगा, वो ऊपर की तरफ आने की कोशिश करेगा। तो जल द्वारा किसी भी लकड़ी के टुकड़े को या किसी भी वस्तु को ऊपर की तरफ धकेलने को वाले बल को उत्प्लवन बोलते हैं हम। ठीक है ना, किसी भी वस्तु जो द्रव में डूबी है उसको ऊपर की तरफ ले जाने का जो काम करेगा वो उत्प्लवन बल के कारण ही वो ऊपर की तरफ जाती है। अभी हम इसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। अब उत्प्लवन बल और वस्तु का भार, दो चीजों को कंपेयर करते हैं। और उत्प्लवन बल जो बल लग रहा है, जो इसको ऊपर धक्का देने की कोशिश कर रहा है, अगर वो कम हो जाए
तो वस्तु डूब जाएगी। हमें पता है अगर ये जैसे ये है, अगर इसका भार ज्यादा हो जाता है लकड़ी का, तो उत्प्लवन बल से ज्यादा हो जाएगा तो लकड़ी डूब जाएगी। उत्प्लवन बल अगर ज्यादा हो जाएगा वस्तु के भार से, अगर इसकी वैल्यू ज्यादा रहेगी तो वो डूबेगी नहीं, तैरेगी वस्तु सतह पे। बस ये सिंपल से इसके एग्जाम्पल है। अब पढ़ते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत, जिसने उत्प्लवन बल द्वारा हटाए गए जल के भार के बराबर होता है, ये बताया था। क्या है इस आर्किमिडीज के सिद्धांत पे? वो आपका पूछा जाएगा, कील जल में डूब जाती है पर लोहे की नाव नहीं डूबती। लोहा दोनों में है, लोहे की कील डूब जाती, नाव नहीं डूबती। क्यों नहीं डूबती? तो आर्किमिडीज थे जो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था कि जब हम कोई भी वस्तु जल में डालेंगे तो उसने जितना जल अपने सरफेस से हटाया, मतलब जैसे हम नाव उतारते हैं तो नाव द्वारा जितना जल हटा देती है, वो उत्प्लवन बल जो उसमें लगा रहे हैं वो जल के भार से अधिक बराबर हो जाएगा। उत्प्लवन बल जो है जल के भार के बराबर, जल के भार के बराबर अगर हो जाएगा उत्प्लवन बल, तो वो वस्तु उस पर तैरने लगेगी। नाव क्या करती है, देखो मैं यहाँ बना के दिखाता हूँ। नाव में क्या है, जैसे हमने ये नाव डाली इधर, जल में उतारी तो जल में डूबी रहती, तो इस एरिया ने जितना जल हटाया है, जल हटाएगा ना ये, जब ये, तो ये जो जल हटाएगा इसके टोटल वेट से अधिक जल हटा देता है, इसलिए हमारी ये नाव तैरती है। लेकिन कील उतना जल नहीं हटा पाती, इस कारण से वो डूब जाती है। ठीक है, अब पढ़ते हैं दाव। अभी प्रतिबल पढ़ा था, सेम उसी की तरह एकांक क्षेत्रफल पर लगे लंबत लगने वाले बल को, ये हमारा क्षेत्रफल है 1/1 मीटर का, इसके लंबत लगेगा जो बल, वही हो जाएगा हमारा दाब। इसका मात्रक भी पास्कल है या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। अब पढ़ते हैं वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब पृथ्वी के जो हमारे आसपास जितनी भी हवाएं मौजूद हैं, ये सब वायुमंडलीय दाब के कारण मौजूद रहती हैं। अब देखो जो हवाएं चल रही हैं ऊपर, वो एक प्रेशर डालती हैं हमारे पृथ्वी पे। तो पृथ्वी पे जो प्रेशर डाला जा रहा है हवाओं के द्वारा, वही मतलब इसे वायुमंडलीय दाब को समझ लो एयर प्रेशर है। ये एयर प्रेशर है जो हमें महसूस होता है जब हवा चलती है, उससे हमें एक हवा धक्का देती है, उस प्रेशर को महसूस कर पाते हैं हम। तो एयर प्रेशर है हमारे जो पृथ्वी पे जो एयर का प्रेशर पड़ रहा है, वही वायुमंडलीय दाब है। इसको हम बैरोमीटर, इसका मात्रक नहीं, ये मापने वाला यंत्र है बैरोमीटर। बैरोमीटर से हम वायुमंडलीय दाब नापते हैं। तो क्वेश्चन आता है, वायुमंडलीय दाब नापने के लिए कौन सा मीटर उपयोग होता है? बैरोमीटर। और बैरोमीटर का दूसरा काम क्या है? मौसम का अनुमान भी इसी से हम पता करते हैं। अब बैरोमीटर है हमारे पास, ठीक है। अब बैरोमीटर ये रहा हमारा, मान लो इसमें कुछ रीडिंग लिखी होंगी, 0, 1, 2, 3 कुछ भी रीडिंग हो सकती है। जब बैरोमीटर में कुछ यहाँ पे कुछ भी मटेरियल भरा होगा, जब इसकी रीडिंग एकदम से गिर जाएगी तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ आज आंधी आने वाली है। धीरे धीरे नीचे गिर रहा है अगर बैरोमीटर, तो बारिश की संभावना हो जाती है। धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है, अगर वैल्यू इस पे ऊपर चढ़ रही तो मौसम साफ रहेगा। तीन कंडीशन होती हैं, हमें पता करना है मौसम कैसा है, तो बैरोमीटर से हम चेक कर लेंगे। एकदम से नीचे गिरा उसकी वैल्यू, पाठ्यांक जब हम चेक करेंगे तो उसमें नीचे की तरफ गिरेगा, आंधी आ जाएगी। धीरे धीरे गिर रहा है तो बारिश आ रही, एकदम से धीरे धीरे ऊपर जाएगा तो साफ मौसम रहेगा। इसी, ठीक है, तो ये इसके यूज करने का तरीका हो गया, बैरोमीटर किस तरह से हम यूज करते हैं। अब उदाहरण देख लेते हैं। जो हमारा वायुमंडलीय दाब के कारण ही हमारा जो स्याही वाले जो फाउंटेन पेन रहते हैं, जब हम एरोप्लेन के अंदर जाते हैं तो वो क्या रहता है कि प्रेशर उसका बहुत, जब हम क्या है एक, जब वायुमंडलीय दाब बढ़ जाता है और अगर हम एरोप्लेन में सफर कर रहे हैं, तो फाउंटेन पेन की जो स्याही होती है वो ऊपर की तरफ चढ़ जाती है और वो बाहर निकल जाती है। तो इसका एक एग्जांपल है कि ये प्रेशर बढ़ने पे क्या होता है। तो इसका एग्जांपल यही एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि फाउंटेन पेन जो होते हैं उसकी स्याही का वायुयान में जब हम बैठते हैं तो बाहर आ जाती है। तो ये एग्जांपल याद रखना है, और इसी तरह के एग्जांपल आपसे पूछे जाते हैं कि क्यों निकल जाती है, तो वायुमंडलीय दाब वहां पर
बढ़ जाता है। अब पढ़ते हैं हम, अभी हमने पढ़े हैं। अब पढ़ते हैं द्रव के अंदर दाव क्या क्या है। द्रव के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो बल लगेगा, कोई भी अगर हमारा एक ये है द्रव, एक 1/1 का हम एक क्षेत्रफल लेते हैं, अगर इसमें जल भरा हुआ है, द्रव भरा है कोई भी, इस द्रव पे जो बल लगेगा वो हो जाएगा हमारा द्रव के अंदर बल जो लग रहा है, दाव लग रहा है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, HdG। H जो बताता है कि कितना गहरा जल है, D बताएगा द्रव का कितनी डेंसिटी में द्रव है, गुरुत्वीकरण बताएगा G। द्रव के दाव के नियम क्या है, अगर हमारा कोई भी द्रव जो है वो स्थिर अवस्था में आदर्श द्रव है, उसकी शून्य श्यानता होगी। श्यानता भी पढ़ेंगे हम क्या है श्यानता। हाँ, ये श्यानता क्या है, श्यानता किसी भी तरल का, किसी भी लिक्विड का वह गुण है। जैसे ये हमारे पास कोई भी लिक्विड है, ये भरा हुआ है, तो लेयर बाय लेयर्स देखें, इसे लेयर के अनुसार देखें, परत दर परत, तो विभिन्न परत में होने वाली सापेक्ष गति का विरोध करता है। जैसे ये एक लेयर बनी है, इसके नीचे एक और लेयर है, लेयर बाय लेयर अगर नीचे जा रहा है तो ये क्या है कि ये इस आपस में फैलने का विद्रोह करेगा। सीधी बात है कि श्यानता को हम फैलने से लेते हैं, जितना ज्यादा श्यानता का उसमें गुण होगा वो उतना कम फैलेगा। ये इसकी श्यानता। अब जैसे कोई बहुत थिक, हमारे पास कोई लिक्विड है बहुत ज्यादा थिक है, तो उसमें बहुत अधिक श्यानता होगी, उसकी जो परतें होंगी उनके बीच आपस में जो बल लग रहा होगा या श्यानता का जो गुण होगा बहुत अधिक होगा। अब परतें जैसे जल है, जल हम जमीन पर डालते हैं तो तुरंत फैल जाता है, तो उसके बीच जो बल लगता है, परतों के बीच जो गति होती है वो बहुत तेजी से होती है, इसलिए जल फैल जाता है। श्यानता के कारण ही ससंजक बल का पता कर पाते हैं। ससंजक बल क्या था, एक ही अणु के बीच लगने वाले बल को। तो उसको मात्रक क्या है, पॉइजली इसका मात्रक है, श्यानता का मात्रक पॉइजली है। मात्रक पूछ सकता है आपसे। घनत्व क्या होता है, घनत्व होता है इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान। इकाई आयतन यानी कि हमारा 1/1 कि अगर हम इसको इस तरह से ले लें, 1/1 मीटर का ले लेते हैं, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर गहरा, हमने कोई ये हमारा एरिया ले लिया है, आयतन ले लिया है, सॉरी आयतन ले लिया है। अगर इसके अंदर जितना भी द्रव्यमान इकट्ठा हो जाएगा वो उसकी डेंसिटी बता देगा। यहाँ है इतना डेंस, इसके अंदर मान लीजिए हमने जल भरा 1 लीटर आ गया, 1/1/1 के में, मीटर के में, और इसमें हमने तेल भरा तो वो 900 ही ग्राम आया या 1100 ग्राम आया। तो इससे हमें पता चल जाता है कि कितनी किस चीज की डेंसिटी होती है। फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, द्रव्यमान बटे आयतन, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, इसका घनत्व की इकाई होती है, यूनिट होती है। सापेक्ष घनत्व क्या हो जाएगा, सापेक्ष मतलब सापेक्ष जहां आ जाए वहां पे हमें क्या करना है, तुलना करनी है। और तुलना किस चीज से करेंगे, अब एक बात बताइए मुझे, हम लोग पढ़ते हैं तो हम जब क्लास में जाते हैं तो हमारी तुलना किससे की जाती है, जो सबसे टॉपर होती है, हाँ उसके जैसे पढ़ो। तो इसलिए जो एक स्टैंडर्ड वैल्यू होगी किसी भी पदार्थ की घनत्व की, उससे अगर हम किसी पदार्थ की तुलना कर देंगे तो वो हमारा सापेक्ष घनत्व हो जाएगा। घनत्व दोनों तरफ आ रहा है तो इसकी कोई यूनिट, नो यूनिट होगी, कोई यूनिट नहीं होगी इसकी। अब जो बादल होते हैं वायुमंडल में तैरते हैं, क्यों तैरते हैं, क्योंकि जब हम, क्या होता है कि बाष्पीकरण से जब जल वाष्प बन के ऊपर चला जाता है तो उसका क्या हो गया, वाष्प, जो वायुमंडलीय प्रेशर बादल के नीचे ज्यादा होता है, ऊपर की तरफ कम होता है, तो वो ऊपर की तरफ तैरते रहते हैं, जब बारिश होती है तो गिर के नीचे आ जाता है। देखते हैं अब बर्फ क्या होता है, जब बर्फ होती है, जब ये देखिए ये पानी है, इसमें भरा हुआ है, इसमें कोई भी बर्फ का टुकड़ा डालेंगे, तो जो बर्फ का टुकड़ा डालेंगे तो इसका एक भाग बाहर रहेगा, 9 भाग डूबा रहेगा, ठीक है। तो 1/10 भाग ही पानी के बाहर रहता है और 90% भाग पानी के अंदर रहता है। ये
इसका एग्जाम्पल है। तो आइसबर्ग आपने नाम सुना होगा। आइसबर्ग जो है उसमें क्या है, वो इस तरह से दिखता है। ये समुद्र तल जो जल जमा हुआ है इतना सा दिखता है, लेकिन अंदर की तरफ वो इतना गहरा है, इस तरह से रहता है। अब इन पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं हम वो देख लेते हैं। देखो, वर्षा की बूंद का गोलाकार होना क्यों गोलाकार होती है? पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार होती है। तेल पानी पर तैरता है, तेल का पृष्ठ तनाव क्या होता है? जल से कम होता है, इसलिए तेल पानी पर तैरता है। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडल के बुलबुल दाब से अधिक होता है, इसी कारण वो साबुन का बुलबुला बनता है। देखिए, हम साबुन का बुलबुला बना लेते हैं ऐसे। ये धरती है, इस पे अगर कोई सरफेस पे हमने ये साबुन का बुलबुला बना दिया है, तो इसके अंदर जो प्रेशर होगा वो वायुमंडल के प्रेशर से ज्यादा होगा, इसलिए ये फूटता नहीं है। और जब ये प्रेशर कम हो जाता है तो फूट जाता है हमारा। हम अलग से प्रेशर डाल देते हैं या प्रेशर बढ़ जाता है तो साबुन का बुलबुला फूट जाता है। झील के जम जाने पर, जैसे झील है जब बहुत ज्यादा ठंडक हो जाती है, लेकिन तो क्या होती है, ये पानी भरा हुआ है। जब झील बहुत ज्यादा ठंड बढ़ जाती है तो क्या होता है, पानी ऊपर लेयर जम जाती है, लेकिन नीचे की लेयर नहीं जमती। इसी कारण उसमें नदी में या झीलों में रहने वाले जानवर नहीं मरते, जलीय जंतु नहीं मरते और जीवित रहते हैं। क्यों? क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है। जैसे ही टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस तक जल का टेम्परेचर रहेगा, तो उसकी डेंसिटी के कारण वो नीचे जल ही रहेगा। ऊपर की तरफ ये ऊपरी लेयर सिर्फ जमेगी, नीचे जल रहेगा, इसलिए वो जीवित रहते हैं जल में। जैसे आइसबर्ग का, आइसबर्ग में 1/6 बार बाहर रहता है। ये आइसबर्ग है और ये इस तरह से है। इसका वन फर्स्ट पार्ट ऊपर है, एक पार्ट, 5 पार्ट नीचे है आइसबर्ग में। इसी कारण जो टाइटैनिक वगैरह, टाइटैनिक का एक्सीडेंट हुआ था, जो टाइटैनिक टूट गई थी बीच से, तो वो एक आइसबर्ग से जाके टकरा गई थी, क्योंकि वो सिर्फ ऊपर का छोटा पार्ट दिख रहा था, नीचे का नहीं। नीचे जाके वो टकरा गई थी। अब इसी चैप्टर से और एग्जांपल है कि यात्री हैं, अंतरिक्ष यात्री, गुरुत्व नहीं होता इसलिए निर्वात में वो खड़े नहीं हो पाते हैं सीधे। पीसा की मीनार झुकी हुई है क्योंकि उसका गुरुत्व केंद्र, पीसा की मीनार है शायद 5 डिग्री पर झुकी हुई है इस तरह से, और गिरती नहीं है वो। तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बन रही है, गुरुत्व केंद्र बन रहा है, वो उसके गुरुत्व केंद्र बल के अंदर होता है, इसलिए पीसा की मीनार नहीं गिरती है। यदि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी दुगनी कर दें तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान 1/4 गुना हो जाएगा। ये कैसे होता है? ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है ना, me/re²। अब क्या था, इसने क्या की कि जो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी ये ले लेते हैं हम। अगर इसको हम दोगुना कर दें, डबल करें इसे, तो 2 गुना, अभी देखो आर ई है, 2 RE कर दें, मतलब RE पहले थी, अब RE' को हम 2 RE कर देते हैं। पहले RE1 थी, अब मान लेते हैं RE2 है। RE1 की वैल्यू पहले R ले लेते हैं, इसे 2R ले लेते हैं। जब हम इसकी जगह 2R रखेंगे तो क्या हो जाएगा, GME 2R²। 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, तो 1/4 हो जाएगी। इस तरह से 1/4 आ जाता है। तो ये आज का आपका टॉपिक था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। समझ में, इसको ज्यादा समझने वाला टॉपिक नहीं है, इसमें हमें सिर्फ एग्जाम्पल याद रखने हैं कि किस तरह से एग्जाम्पल एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे लिफ्ट किस तरह से काम करती है, लिफ्ट नीचे जाती है तो हमें क्या महसूस होता है, लिफ्ट ऊपर जाती है तो हमें किस तरह से महसूस होता है, पृष्ठ तनाव किस तरह से काम करता है, पृष्ठ तनाव के किस के उदाहरण क्या क्या हैं, कि जो पृष्ठ तनाव के कारण तेल तैरता है जब पानी पर, क्योंकि उसका तेल का पृष्ठ तनाव कम होता है जल से, इसलिए वो पानी पे तैरता है। इस तरह के एग्जाम्पल हमें याद करने हैं। डायरेक्ट हमें एग्जाम्पल याद करने हैं, इस डेफिनेशन से कोई मतलब नहीं है इतना ज्यादा। हमारे एग्जाम में पूछा जो जाता है, इनके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। तो चलिए, आज के लिए धन्यवाद।